अच्छा से याद नहीं है दिन किस मौसम का था, पर शायद गर्मी का। मेरा दालान अपने घर से सटे उत्तर की दिशा की ओर है। दालान में 3-4 बड़ी चौकियां लगी होती थीं। जिस समय की बात है, उस समय भी जहां तक याद है चौकी पर ही कुछ लोगों के साथ सोया था। इस कारण से यह भी कह सकता हूं कि मौसम गर्मी का था, या फिर बरसात का भी हो सकता है। जाड़े का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जाड़े के दिनों में चौकियों को खड़ा कर दिया जाता था और नीचे पुआल बिछा दिया जाता था। और जो कुछ भी मैंने उस रात देखा था, चौकियां खड़ी रहने पर देखने का प्रश्न न उठ सकता है। मेरे दालान के आगे मवेशियों के खाने पीने की नांदों की एक लंबी पंक्तियां आज भी है, उस समय भी थीं। उसके आगे कुछ परती जमीन और उसके बाद कुछ पेड़ पौधे, जो उस समय बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। पेड़ पौधों के आगे एक बड़ा सा जलाशय है। जलाशय का एक बड़ा भाग मेरे दालान की सीध से पश्चिम दिशा में है। आज की तरह उस समय इसमें मछली पालन नहीं होता था, ऐसे स्वाभाविक रूप से उसमें जो मछलियां रह रही हों। मेरे दालान पर मेरे अलावा मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे बाबूजी, चाचा जी और मेरे पड़ोसी गया सिंह, जिन्हें मैं गया चा कहता था, सोते थे। साथ ही गांव के ही एक और आदमी, जिनका घर मेरे घर से लगभग 4-5 बांस की दूरी पर था, सोते थे। नाम था उनका रमेश सिंह। गया सिंह और मेरे छोटे चाचा तो अब स्वर्गवासी हो गए, पर और लोग भगवान की कृपा से सकुशल हैं। मैं उस दिन, जिस रात और जिस भोर का वर्णन करने जा रहा हूँ, उस दिन भी ये सारे लोग रात को सोए हुए होंगे ही। जिस समय मेरी नींद खुली थी और वह दृश्य देखा था, मुझे अंदाजा न होगा कि रात्रि का कौन सा पहर होगा, पर बाद में पता चला कि रात्रि का तीसरा पहर समाप्त होकर चौथा पहर चढ़ा था। नींद खुली तो मैंने अपने दालान के सबसे आगे जलाशय के किनारे दिया या लालटेन जैसी कुछ रोशनी जलती देखी। ध्यान से देखा तो वही रोशनी पाई। कुछ देर बाद सोचा कि शायद कोई अपने बच्चे को टट्टी पाखाना करवा रहा होगा। उस समय सबके यहाँ शौचालय नहीं था। हालांकि आज भी जब देश दुनिया यहाँ तक पहुँच गए हैं, गांव देहातों में शौचालय की बड़ी कमी है। सब घर में आज भी शौचालय नहीं है, जिसके कारण औरतों और लड़कियों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। कभी कभी तो उनके साथ बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। उन्हें अपने अनमोल रत्न नारी की अस्मत से भी हाथ धोना पड़ता है। सुबह उन्हें भोर के अंधेरे में और शाम को रात हो जाने पर ही निकलना पड़ता है। बीच में उनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं उस चलती हुई रोशनी को काफ़ी गौर से देख रहा था। मैं आंखें चीरकर उसके अगल बगल किसी को देखने का प्रयत्न कर रहा था, पर आदमी के नाम पर कोई नहीं दिख रहा था, न ही किसी के खांसने या भुनभुनाने की आवाज़ आती थी। थोड़ी देर के बाद जलाशय के उस पार में किसी के खांसने की 2-4 आवाज़ें सुनाई पड़ी। मैंने आवाज़ को लगभग पहचान लिया था। छोटा बाबूजी, छोटे चाचा रात रहते ही उठकर दिशा मैदान को निकल जाते थे और बीड़ी ज्यादा पनी कामते रहते थे। दिशा मैदान करके आते थे, फिर जाकर जानवरों को बाहर निकालते थे, या कभी कभी गर्मी के दिनों में जानवरों को बाहर निकालकर ही दिशा मैदान को जाते थे। उनके खांसने की आवाज़ के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वह रोशनी अब वहाँ से चल चुकी है। धीरे धीरे हमारी ही तरफ, इतना करीब आने पर भी रोशनी के साथ आदमी नाम की कोई चीज़ दिखाई न पड़ती थी। मैं काफ़ी आश्चर्य और भय में था। वह क्या यह सुना तो बहुत बार है, पर देखा कुछ भी उस तरह का एक बार भी नहीं। एकदम से बगल में रहने के कारण डरा तो रोज ही रहता हूँ। रात को पेशाब एक बार भी नहीं लगने पर उठकर बाहर जाने से पहले सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उठकर जाने के क्रम में पूरब में तनिक भी झांकने से पहले पूरी देह कांप जाती थी। वह तो क्या कहूँ कि नाली उत्तर दक्षिण की तरफ थी और हमें पश्चिम मुंह करके पेशाब आदि करने के लिए बैठना पड़ता था। पर लाख कांपती थी देह, लाख सिहरते थे रोंगटे, पर जाने या आने के क्रम में एकाध बार उधर पूरब की तरफ डरी नजर अवश्य फेंका जाती थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि आज उसको भूत को देख ही लिया क्या। प्राण बिल्कुल सूख गए थे, पर अशोक भैया को सामने पाकर जान में जान आई थी। दीपावली का समय था। हमारे गांव में इस अवसर पर 3 दिनों तक लगातार होने वाले नाटकों का रिहर्सल चल रहा था और वे उस रातगढ़ पर एक जगह का नाम, जहां निकेतन कक्ष भी है, से रिहर्सल करके अपने घर लौट रहे थे। तो एक जमुना चा करते आए और हम सबसे बतियाने लगे थे। उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि पूरब तरफ बैगन के पौधों के बीच ओझी साड़ी पहने एक औरत को वे कब से देख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि कोई महिला बैगन चुराने के ख्याल से आई होगी और फिर उन्हें देख पौधों के बीच में छिप गई। फिर सोचा कि इत रात में वह भी मात्र बैगन के लिए, तभी यह भी सोचा कि चोर चाई कभी भी कुछ कर सकते हैं और वे छोटे बड़े क्षुद्र सभी होते हैं।
पर तभी सहसा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरे यह तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कहीं यह सोच ही रहे थे कि तभी वह महिला एकदम से गायब दिखी। यह देखकर वे दौड़े दौड़े हाँफते हाँफते हमारे दालान में आए और हमसे आपबीती सुनाने लगे। मुझे तो काटो तो खून नहीं। छोटका बाबूजी जैसा आदमी यह सब देख सुनकर चुप है। अरे यह तो भूत प्रेत का नाम लेने वाले लोगों को झकझोर कर रख देते हैं। औरतों की भाषा में कहूँ तो मुंह तक नोच लेते हैं और आज चुपचाप। इनसे तो ऐसे ही हम सब में मेरे भाई बहन भतीजी भतीजियाँ चचेरे भैया से काफी डरते थे। भूत प्रेत के बारे में कुछ सुनकर थोड़ी भी उनसे या उनके सामने चर्चा कर ले तो वे हमारी कचूमर तक निकाल दे सकते थे। जिस जगह के या उसके आसपास का वर्णन अशोक भैया कर रहे थे उन जगहों के बारे में मैं बहुत सुन चुका था कि उधर भूत मंडराते रहते हैं। मेरा दालान उन जगहों में बिल्कुल सटा था। अतः जब भी मैं रात को सोकर उठता था और पर पेशाब लगा होता था तब जाने से पहले डरकर रह जाता था। डरते डरते दौड़ जाता था और जल्द जल्द पेशाब करके थोड़ा बहुत डरी सहमी निगाहों से उन जगहों पर तका भी जाता था। पर तब तक कोई वैसी चीज पर नजर न पड़ी थी। पर आज तो वह प्रकाश धीरे धीरे हमारी तरफ आया और फिर मेरे दालान के आगे गौशाले से एक दो कदम आगे रहकर पूरब की तरफ मुड़ गया। फिर बढ़ते बढ़ते दूसरे के घर की तरफ चला गया। छोटका बाबूजी आए और फिर अंदर जाकर कुल्ला कलाला किया। फिर जानवरों को निकालने लगे। मैं चुपचाप लेटा हुआ था। धीरे धीरे सुबह हो गई। मैं उठा और दिशा करने उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। दिशा मैदान करके आया और अपने कुएं पर जाकर कुल्ली हाथ मुंह धोया। फिर सीधे पहुंचा माँ के पास। माँ को उस घटना से फौरन अवगत कराया। माँ ने हल्का डांटा, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें देखने की? जानते हो कि जब उधर भूत प्रेत रहता है तो चुपचाप सोए रहते। हमारे दालान में थोड़े आता है। जीव जंतु हैं, अपना जहाँ रहता है रहे, उससे हमें क्या। पर माँ इतना ही बोलकर चुप नहीं बैठी। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर छोटका बाबूजी से वह सब पूछ ही दिया। छोटका बाबूजी ने माँ से जो बताया तो भय से होश उड़कर रह गए। क्या वह रोशनी भूत ही थी? अरे बाप रे बाप, आज मुझे भूत दिखाई दे दिया। वैसा होते हैं भूत। गजब प्रकाश था वह। अरे बाप रे, अब तो दालान में सोने पर काफी डर लगेगा। बाप रे, अच्छा तो मैं आज अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आज मैंने भूत देखा। वैसा भूत विश्वास न हो तो छोटका बाबूजी से पूछो जाकर। पर हो सकता है छोटका बाबूजी से मेरे दोस्त पूछने जाएं तो मुझे 2-4 थप्पड़ों और झिड़कियों का सामना करना पड़ जाए। पर जो भी हो बताऊंगा तो आज मैं जरूर अपने दोस्त को। मन में एक गजब उच्छ्वास था जो मैं अपने साथियों को अपने द्वारा देखे गए भूत का वर्णन करूंगा। मेरे दोस्त कैसे मुझसे सटकर मेरी बातों को फटी फटी आंखों और सीना धौंकनी की तरह पचका फूला कर सुनेंगे। और मैं ढूंढने लगा अपने दोस्तों को और बताने लगा वह सब। ठीक जैसी कल्पना की थी उसी ही प्रकार से मेरे दोस्तों ने सुना। पर जैसी शंका थी मेरे मन में वह भी सामने उभार कर आई। कुछ लोग इसे सत्य मानने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे झूठ करार दिया। झूठ करार देने वालों में 2 दल थे। एक तो कि मैं बिल्कुल ही झूठ बोल रहा हूँ, दूसरे में यह भाव था कि मैं सच तो कह रहा हूँ। पर ऐसा सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हो गया? अब देखा जाए, जहाँ बच्चे भूत प्रेत से जितना डरते हैं, मतलब उनका नाम और उनके बारे में सुनकर जिस प्रकार से उनके प्राण निकलने लगते हैं, वे कहानियां हो या फिल्म, सबसे ज्यादा भूत प्रेत को ही सुनना और देखना पसंद करेंगे। वे सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। डर पर डर लगते रहेगा उन्हें, पर बिना पूरी सुने देखे छोड़ेंगे नहीं। तो जब मेरे दोस्तों का वह दल जो मुझे झूठा करार दे रहा था, इसके साथ मैंने वही हथकंडा अपनाया। मतलब जाकर पूछ लो छोटका बाबूजी से। बस उनकी हेकड़ी हवा हो गई। 2 पनडुब्बे का अब दूसरा वर्णन करने जा रहा हूँ। सोंदी तट बांध के बीच बना एक छोटा पुल वाले। यह बात भी लगभग तब की होगी जब मैं 9-10 साल का रहा हूँगा। मौसम संभवतः गर्मी का था। आज तो छोड़े काफी वर्ष हो गए, पर उस समय मैं ब्रह्मज्योनाथ ब्राह्मण भोज करने जाया करता था बड़ी ललक के साथ। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ बड़ी दूर तक चला जाता था। हमारे गांव के बहुत सारे ब्राह्मण उस दिन नेमा गांव ज्योनार करने गए थे। यह गांव हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पूरब के कोने पर पुनपुन नदी के तट पर अवस्थित है। उस भोज में मैं भी अपने ग्रामीणों और दोस्तों के साथ खाने गया था। मेरा भगीना, मेरी चचेरी बहन का लड़का संजय, जो मुझसे कुछ ही छोटा था, मेरे साथ अक्सर रहा करता था। हम दोनों में अच्छा पत्ता था। जब हम भोज खाकर लौट रहे थे तो मुझे पुनपुन नदी पार करने के बाद शौच की हाजत महसूस हुई। जब मैंने संजय से यह बात कही तो उसने भी वही इच्छा जाहिर की।
और तब हम दोनों लगभग 1.5 हाथ के फासले पर कच्ची सड़क के किनारे शौच करने बैठ गए। यह लिखकर एक बड़ी मजेदार बात याद आई बचपन की, जो शायद आज भी गांव देहात के बच्चे वैसा करते ही होंगे। तो मैं पक्का देत का ही और देहाती ही कहलाना ज्यादा पसंद करता हूँ। दर देहातियों से तो भूलकर ही हिंदी में कभी बात करूँ, नहीं तो मगही, क्षेत्रीय और मेरी मातृभाषा में ही बतियाना चाहता हूँ। जबकि बहुत सारे देहातियों में देखता हूँ कि मैं उनसे मगही में बतिया रहा हूँ और वे अपने को बनाने के फेर में हिंदी की ओर जा रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि वे कैसी हिंदी बोल पाएंगे। बोलने में तो वे हिंदी की टांग तोड़ ही देते हैं और अपनी भी भाषा से वंचित रह जाते हैं। फलस्वरूप उनके मन की भावना उनके मन में ही रह जाती है। वे किसी को अपनी राय, विचार भी सही रूप में देने से असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही दूसरे द्वारा सुनने समझने से भी हम दिल से दिल तभी जोड़ सकते हैं जब अपनी बोली की भाषा प्रयोग करें। यह बात मैं अपने बड़प्पन में नहीं कहना चाहता हूँ, पर यह में सरस्वती की कृपा और गुरु बड़ों के आशीर्वाद का सुफल है कि काम चलने भर मुझे हिंदी आती है। कभी कभी मैं वैसे लोगों को डांट भी देता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं के बराबर होते हैं और वे अपनी भाषा में जानकर बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी स्थिति त्रिशंकु की तरह होकर रह जाती है। जो भी भाव इसका लगाए, पर बाहर में मुझे एक से एक मजदूर और एक से एक विद्वान साहित्यकार से जान पहचान है। विद्वानों में अगर कोई भी थोड़ा भी अपनी क्षेत्रीय भाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका इत्यादि में बात करने लगता हूँ तो मैं सहर्ष अविलंब अपनी मगधी शुरू कर देता हूँ। और यह भाव अनपढ़ों में ही ज्यादा देखने को मिलती है कि वे उन्हें जानते नहीं हैं और उसमें झूठ बूठ का हाथ लगा देते हैं। बीच में यह अनावश्यक वर्णन को भी आवश्यक इसलिए मानता हूँ कि इसी बहाने दिल और जज्बात की कौन सी भाषा होनी चाहिए का जिक्र तो हो गया। साथ ही और छोटे मोटे अनावश्यक वर्णनों को भी इसी प्रकार का सार्थक समझा जाएगा। तो मैंने भाषा और बोली पर जो बात की, चाहे जो हो, वह इसलिए कि मैं लगभग 14 साल से 2006 तक के लिए पटना में रह रहा हूँ। पर मुझे शहर की छाप नहीं के बराबर पड़ी है। मेरे साहित्य में भी गांव देहात की माटी है, पेड़ पौधे हैं, दिल, जज्बात और अपनत्व है। पर जो लिखा कि आज भी गांव देहात के बच्चे वैसा ही करते होंगे, वह इसलिए कि बाहर में रहने पर गांव तो बहुत कम ही जाना पड़ता है। तो मजेदार बात यह याद आई कि हम बचपन में जब अपने कुछ लंगोटिया यारों दोस्तों के साथ दिशा फिरने, टट्टी करने जाते थे तो एक ही जगह सभी पैंट खोलकर बैठ जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी एकदम से सटकर बैठते थे। उसके बाद हम बैठे बैठे ही धीरे धीरे बगल की ओर खिसकते थे। हम आपस में दोनों हाथ कंधे की तरफ फैलाकर कहते थे कि भाई इतना तक दूरी बनाए रखें, और हम अंत तक अपने दोनों हाथ की दूरी तक एक दूसरे के साथ बैक दिशा फिरते रहते थे। फिर जाकर बगल के जलाशय, जिससे हम सब गंडी कहते हैं, में जाकर पानी छूते थे। तो फिर मैं कहानी पर आऊं। मैं और संजय दोनों ने शौच करने के बाद बगल के गड्ढे में पानी में जाकर पानी छुआ, फिर घर की ओर बढ़ चले। अब लगभग शाम होने वाली थी, कहीं अंधेरा छा जाए और वे लोग आगे बढ़े। मेरे ग्रामीण नहीं भेंटे तो हमें काफी डर लगेगा, क्योंकि अभी 1.5 किलोमीटर के लगभग गांव हैं। यह सोचकर हम लपकने लगे, यहाँ तक कि लगभग दौड़ने लगे। थोड़ी ही दूरी तय की थी कि सोंदी पुल, इसे मेरे बाबूजी ने ठेका लेकर बनाया था, के पास लगभग 3-4 वर्षीय 2 बच्चों को पुल पर सोया पाया। एक पूरा नंगा, दूसरा सिर्फ गंजी पहने हुए। मुझे याद तो नहीं है, पर जितना याद है उससे यह कहूँ कि मुझे भय सी कोई चीज़ नहीं लगी थी। मैंने सोचा कि बगल में इनके माँ बाप मछली मार रहे होंगे और इन्हें पुल पर सुला दिया होगा। कुछ दूरी से ही उन दोनों बच्चों को दो तरफ सोया देखा था। 1, 2, 3 बार थोड़ा सा इधर उधर उछला या लुढ़का था। जब हम दोनों उन दोनों बच्चों के बीच में आए और उन्हें देखने लगे तो एक स्थिर मन से बच्चे की तरह शांत होकर हमें देख रहा था। फिर हम कुछ देर वहां रुककर उन्हें देखते हुए आगे बढ़ चले। अब तो अंधेरा छाने पर था। हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद हम दौड़ते दौड़ते उन तक पहुंच गए। हमें दौड़ते हुए आता और हाँफते देख उन लोगों को कुछ और ही शक हुआ, जैसे हमारे रोंगटे खड़े कर देने में काफी था। 3-4 लोगों ने हमें संवेद रूप में पूछ दिया, क्या पनडुब्बे ने खदेड़ दिया का रे? मैं तो भौचक होकर रह गया, साथ में संजय भी। क्या मतलब? इस अर्थ में हमारी भी भाषा थी। दोनों उसी तरह से था रे। अब एकदम आंखें फट गई हमारी। बोलते क्यों नहीं? कुछ किया ना? इस बार मेरे मंझले चाचा ने सशंकित होकर पूछा। मामा मतलब? मैं कुछ समझकर एकदम से हड़बड़ा और डर गया था। इसका जवाब न देकर लगभग समझाने के रूप में बोले, नाना। मंझले चाचा हमारे भांजे, हमारे जोड़ पार के और कुछ बड़े भी थे, जिनके द्वारा इन्हें नाना नाना सुनते देख मैं भी इन्हें नाना ही कहता था। जब तुम पीछे रह गए थे तो हमें बता भी देते। मैदान करने लगे थे न? हाँ नाना,
पर बात क्या है? सोंदी पर 2 लड़के मिले थे तुम्हें। हाँ, दोनों नंग धड़ंग, सिर्फ एक लड़का गंजी पहने हुए था। पर बात क्या है? मैं उनके साथ साथ बढ़ते हुए उनसे जा सटा था। पनडुब्बे थे दोनों। अरे बाप, मैं तो मारे भाई के उछल पड़ा था। लगा कि उनसे नाक चिपक जाऊं। यही स्थिति संजय की भी थी। मेरा सीना लोहार की धौंकनी की तरह तेजी से पचक फूल रहा था तो वे दोनों पनडुब्बे थे। दूसरी बात, जब जान जाते कि ये पनडुब्बे हैं तब तो वहीं ही हमारे प्राण निकलकर रह जाते। पर बड़ा अच्छा किया भगवान ने जो हमारे मन में यह एहसास नहीं कराया। नहीं तो उस समय तो हमारी इतनी उम्र थी कि उस उम्र में लोग अकेले में अपरिचित आदमी को भूत तक समझ लेते हैं। जोर जोर की बहती हवा भूत के होने का भय दिला जाती। मैं और संजय दोनों इतना डरे थे कि क्या जिक्र किया जाए। उस समय से हम दोनों उन लोगों के बीच बीच में ही चलना चाह रहे थे। उन लोगों से हमें चलते चलते ही जानकारी मिली कि उन लोगों ने उन दोनों पनडुब्बों को लड़ते हुए देखा था। खूब उठापटक कर रहे थे आपस में दोनों। बाप रे, ऐसा भी होते हैं ये लोग। फिर हम सब घर पहुंच गए थे। अब कितना और किस प्रकार डरे रहे होंगे, बार बार इस तरह का वर्णन क्या करूं। तो यही 2 कहानियां हैं मेरी, जब मैंने भूत देखे थे। हालांकि एक और घटना स्मृति हो रही है कि एक बार मैं शाम के समय में मैंने अपने दालान से पश्चिम और थोड़ा उत्तर की तरफ एक जलते हुए आग के तेज और बड़े गोल को धीरे धीरे चलते हुए देखा था। आग का वह गोला जमीन से लगभग 20-22 फुट की ऊंचाई पर धीरे धीरे उड़ रहा था। जहां तक याद है कि इसे भी शायद कुछ लोगों ने देखा था और कई तरह की बातें की थी, पर मुझे कुछ स्पष्ट याद नहीं है कि उन लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। तो लिखना बंद करने से पहले कहना चाहूंगा कि इसे पढ़कर मात्र मनोरंजन ले, विशेष उलझने की जरूरत नहीं है। पर जो वर्णन किया वह बिल्कुल सत्य है। आज भी साहित्यों में पढ़ने को मिलता है, या जो लोग बिना समझे बुझे देखे चर्चा करते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, उनका कहना बिल्कुल गलत है। इस नाम की कोई चीज सच में है, पर न मैं उन्हें दिखला सकता हूँ, नहीं दिखलाना चाहूंगा और न ही उनसे इस विषय पर कुछ वाद विवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रकार के साहित्य का उद्देश्य ज्यादा मनोरंजन ही है, जो भी साहित्य कला का एक आवश्यक अंग है। भले ही आज के साहित्य में इस अंग की चर्चा न हो या न के बराबर हो।